साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस भाग में आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारियां लेकर आए हैं जो कि आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो आइए डालते हैं नजर आज की इन जानकारियों पर। खाने और प्रसंस्करण की तकनीकों में बदलाव हो रहा है। समय के साथ किसान अब फलों और सब्जियों को अलग अलग तरीकों से बाजार में ला रहे हैं, जिसमें निर्जलीकृत फल सब्जियां भी शामिल हैं। इस विधि में फसल में मौजूद पानी को 80% से 10 या 15% तक लाया जाता है, जिससे इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और इस्तेमाल करने से पहले फिर पानी में भिगो दिया जाता है, जिससे ये शाश्वत स्थिति में आ सके और इस्तेमाल किया जा सके। ये तकनीक तब ज्यादा कारगर हो जाती है जब बम्पर फसल उत्पादन होता है और बाजार में उस समय फसल का दाम गिर गया हो। तो आइए समझते हैं कि निर्जलीकरण में क्या किया जाता है। प्याज में करीब 90% तक पानी रहता है। एक आधुनिक मशीन के जरिए इस पानी को निकाल दिया जाता है, जिसे निर्जलन कहते हैं। ये मशीन प्याज से सिर्फ पानी ही नहीं निकालती, प्याज के अंदर मौजूद प्राकृतिक तत्व प्याज में बने रहते हैं। गुजरात के महुआ शहर में निर्जलित प्याज के करीब 150 संयंत्र लगे हुए हैं, जहां निर्जलित करने के बाद प्याज को पैक करके विदेशों में निर्यात किया जाता है। हमारे देश में प्याज का उत्पादन भरपूर किया जाता है, लेकिन सही भंडारण न होने के कारण कभी कभी बड़ी मात्रा में पैदावार खराब हो जाती है। ऐसे में प्याज का निर्जलीकरण कर उसका समुचित उपयोग किया जा सकता है। निर्जलीकृत प्याज के कतरों की खाद्य प्रसंस्करण, औषधीय उद्योगों, होटलों, रेस्टोरेंट आदि में इस्तेमाल की भारी संभावना है। निर्जलीकृत कतरों का सबसे बड़ा लाभ है कि इन्हें भंडारित करना काफी आसान होता है, क्योंकि ये ताजे प्याज व अन्य उत्पादों की अपेक्षा में भार में कम होता है। इन्हें डिब्बा बंद उत्पादों की तुलना में पैक करना आसान होता है। इन कतरों की बाजार में मांग है। व्यापारियों को इनके कई फायदे हैं। प्याज भंडारण अवधि को बढ़ाकर उत्पाद की उपलब्धता साल भर संभव। बेमौसम में भी उत्पाद की पूर्ति की जा सकती है। भंडारण व परिवहन में होने वाले खर्च को कम करना संभव। उत्पादक को भंडारण अवधि बढ़ाने में अपने उत्पादन का कई गुना लाभ मिलता है। निर्जलीकरण की गई प्याज करीब 1 साल तक की जा सकती है इस्तेमाल। ये जो डिहाइड्रेटेड ऑनियन जो हम बना रहे हैं वो हम लोग सफ़ेद प्याज से, वाइट प्याज से, पिंक रेड ऑनियन से बना रहे हैं, पिंक से बना रहे हैं। और ये जो प्याज जो हम लोग लहसुन प्याज वो सब खरीदते हैं, वो महुआ की बहुत ही बड़ी एपीएमसी मंडी यार्ड है, जिसको यार्ड बोला जाता है, वहाँ से हम लोग परचेस करते हैं। और इससे सबसे अच्छा मुनाफा और सबसे अच्छा फ़ायदा किसानों को भी हो रहा है और हम लोग को भी हो रहा है। हम लोग यहाँ यूनिवर्सल फूड्स में डिहाइड्रेटेड ऑनियन एंड गार्लिक का प्रोसेस कर रहे हैं। इसको पूरा डिहाइड करके हम लोग उसको बनाते हैं किबल फॉर्म्स में, पाउडर फॉर्म्स में, मीन्स, चॉप्स, ग्रेन्यूल्स, ये सब फॉर्म्स में हम लोग बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं इनको। और ये ज़्यादातर यूरोप डेस्टिनेशंस पे जा रहा है। इसको हम लोग जर्मनी, फ्रांस, पेरिस, लिथुआनिया, क्लाइपेडा, मंजानीलो, यूएस कंट्रीज में जाता है, न्यूयॉर्क में जाता है।
और फिर अपना ये CIS कंट्री पकड़ लो, अपना ये रशिया में जाता है, ये सब मिडिल ईस्ट में जाता है, साउथ अमेरिका में जाता है, सेंटोस में जाता है, ब्राज़ील में जाता है, और ये हम लोग कीबल फॉर्म्स में करते हैं। ज़्यादातर सब ये कीबल फॉर्म्स में ज़्यादा एक रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोग को एक्सपोर्ट करने में। वहीं प्याज व्यापारी का कहना है कि निर्जलीकरण के लिए सफेद प्याज की मांग ज्यादा है, इसीलिए सफेद प्याज की तरफ किसानों का रुझान बढ़ रहा है। प्याज निर्जलीकरण में लाल से ज्यादा सफेद प्याज को पसंद किया जाता है। हमारे महुआ के आसपास में तकरीबन 85 डिहाइड्रेशन फैक्ट्रियां है, और डिहाइड्रेशन फैक्ट्रियां होने के कारण महुआ का जो ओनियन का प्रोडक्ट का इलाका वो बहुत विपुल मात्रा में बड़ा है, और वाइट ओनियन और रेड ओनियन के फर्क में वाइट ओनियन का किसान वाइट ओनियन के तरफ प्रेरित हुए हैं। उसका एक ही कारण है कि ये डिहाइड्रेशन फैक्ट्रियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और इसकी अदर कंट्रीज में डिमांड बढ़ रही है। इसके कारण यहाँ पे जो किसान वाइट ओनियन लाते हैं तो उसको भी बहुत अच्छा रेट, अच्छा उसको वलतल उसका जो किसान जो मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा आता है। सुखाए गए प्याज के कतरों को पीसकर प्याज का पाउडर भी तैयार किया जाता है। ये उत्पाद इस्तेमाल में काफी आसान है। प्याज चूर्ण कई उत्पादों में उपयोग कर सकते हैं। खास करके ये उत्पाद होटलों व रेस्टोरेंट के लिए काफी सहूलियत भरा है। वहीं प्याज उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए भी अवसर के नए द्वार खुल रहे हैं। अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। किसानों का नेता रामनाथ यादव जिंदाबाद। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, पशु ही हमारा असली धन है, इसलिए उनसे ज्यादा उत्पादन हासिल करने के लिए हमें उनका ठीक प्रकार से रखरखाव करना जरूरी है। पशुपालन के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना आवश्यक है, आइए तमाम बातों पर डालते हैं नजर। भैंस एक मुख्य दुधारू पशु है। ज्यादातर डेयरी उद्योग के लिए देश में गाय और भैंस को ज्यादा महत्व दिया जाता है। भारत में अगर भैंसों की बात की जाए तो यहाँ 3 तरह की नस्लें ज्यादा लोकप्रिय हैं, जिसमें मुर्हा, मेहसाना और सुरती प्रमुख है। मुर्रा भैंसों की प्रमुख ब्रीड मानी जाती है। भारत में भैंसों का प्रमुख उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है और दुग्ध व मांस में उपयोग होती है। इसीलिए आमतौर पर भैंसों की खिलाई पिलाई में हरा चारा, कृषि उत्पाद, भूसा और खली आदि का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भैंसें गायों की अपेक्षा ज्यादा वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, अप्रोटीन नाइट्रोजन का उपयोग करने में सक्षम होती है। इसीलिए इनसे दूध का उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। भारत के दूध उत्पादन का लगभग 54% हिस्सा भैंसों से आता है। हमारे देश में भैंस के दूध की बढ़ती मांग से इनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है।
एक अनुमान के हिसाब से साल 2023 तक भैंसों की संख्या में 18% तक की बढ़त हो सकती है। ये अनुमान इस पशु की लोकप्रियता बतलाता है। भैंस पालन के लिए अच्छी नस्ल की भैंस होना बेहद जरूरी है। नस्ल के साथ साथ इनके आहार पर भी ध्यान देना होता है। भैंस को एक दिन में करीब 4 किलो दाना, 3 किलो गेहूं का भूसा, 15 से 20 किलो हरा चारा लगता है। संतुलित दाना बनाने के लिए मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा की लगभग 35% मात्रा, सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल, अलसी की खल की करीब 32 किलो मात्रा, इनमें से कोई एक खली को दाने में मिला सकते हैं। इसके अलावा चौकर करीब 35 किलो और करीब 1 किलो नमक मिलाकर बना सकते हैं। भैंसें वातावरणीय गर्मी के प्रति काफी संवेदनशील होती है, इसलिए इनका आवास ऐसा हो जहां पशु खाने, आराम करने, घूमने और सांस लेने के लिए किसी भी तरह की असुविधा न महसूस करे। साथ ही सर्दी, गर्मी और बरसात से भैंस को बचा सके और साथ में हवादार भी हो। बाड़ी में कच्चा फर्श हो तो ज्यादा बेहतर होता है, जिससे अप्रिय घटना ना हो। साथ ही समय समय पर पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। भैंस को पेट के कीड़े की दवा, खुरपका, मुंह पका, गला घोटू का टीका समय से लगवाना चाहिए। इसके अलावा पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहना चाहिए। भैंस पालन को व्यावसायिक रूप देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी सहायता प्रदान करती हैं। दुग्ध उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाती है। यदि किसान डेयरी उद्योग की शुरुआत करने के लिए पशु खरीदने के लिए कृषि विभाग की तरफ से या बैंक की तरफ से ऋण भी दिया जाता है, जिससे इस व्यवसाय को बढ़ाया जा सके और आत्मनिर्भर हुआ जा सके। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मच्छर, मक्खी जैसे बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से करें। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह पर पशु के दूध, मूत्र, खून आदि की जांच करवाएं। आने वाले महीनों में पशुओं को पर्याप्त हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए ज्वार, मक्का, लोबिया, सोरगम, बाजरा और सूडान जैसे हरे चारे की बुआई करें। पहले बोए गए हरे चारे जैसे बरसीम, जई आदि की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। हर मौसम में खिलाया जाने वाला चारा जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई पहले से तैयार किए गए खेतों में करें। गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हरे चारे से साइलेज तैयार करें। पशुओं को उनकी शारीरिक स्थिति व आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण दें। एक पशु को 30 से 50 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन देना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों से सुरक्षा देने के लिए टीकाकरण कराएं। गांव किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और मिलवाएंगे आपको आज के प्रगतिशील किसान से। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। महत्वपूर्ण सूचना, कुछ असामाजिक तत्व दूरदर्शन किसान चैनल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी में लगे हैं। ठगी भारतीय दूरसंचार केंद्र न्यू रोहतक रोड दिल्ली और भारतीय किसान सेवा केंद्र दिल्ली के नाम से हो रही है। संभव है कि इस तरह की कुछ और फर्जी कंपनियां और लोग ठगी में लगे हों।
दर्शक ऐसे ठगों से सावधान रहें और कोई डीडी किसान में नौकरी दिलाने के लिए रुपए मांग रहा हो तो तुरंत ऐसे व्यक्ति को पुलिस के हवाले करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, एक बार फिर से प्राकृतिक खेती की तरफ हमारे किसानों का रुझान दिखता नजर आ रहा है। हमारी सरकार भी किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि प्राकृतिक खेती को जीरो बजट खेती भी कहा जाता है। प्राकृतिक खेती करने के क्या क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं हमारे आज के प्रगतिशील किसान से, जो कि कर रहे हैं प्राकृतिक खेती और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। खेतों में हो रही उपज ये नहीं देखती कि उसे कौन पैदा कर रहा है। मिट्टी में बोए गए बीज तो बस उन हाथों को पहचानते हैं जो उनकी बरकत की दुआ मांग रहे होते हैं। शुरू से कृषि में मिली सफलता का श्रेय पुरुषों को मिलता आ रहा है, जबकि महिलाएं पुरातन से पुरुषों का साथ देती आ रही है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब महिलाएं एक सहायक के तौर पर नहीं, बल्कि मुखिया के तौर पर खेती को संभाल रही है और आगे बढ़ रही है। ऐसी ही एक महिला है जिन्होंने खेती और जैविक उत्पादों के लिए अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया और बन गई कामयाब महिला उद्यमी। ट्रैक्टर चला रही ये महिला है डॉक्टर निर्जा शर्मा। निर्जा पहले एक शिक्षिका थी। बच्चों को शिक्षित करते करते उन्होंने लोगों को जैविक उत्पादों को जागरूक करने का विचार बनाया और टीचर की नौकरी छोड़ खेती और उससे जुड़े उत्पाद में लग गई। आज निर्जा जैविक रूप से गुड़ बना रही है, जो लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद जरूरी और उपयोगी है। निर्जा अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर लोगों को जैविक गन्ने से जैविक गुड़ उपलब्ध करा रही है। कैसे आया उनको ये विचार, आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं एक शिक्षिका थी, परंतु मन में ये विचार आया कि समाज में सभी लोग रह रहे हैं, परंतु हर घर में, हर मोहल्ले में, शहर में अनेक बीमारियों से सभी लोग पीड़ित हैं। तो मन में ये ख्याल आया कि कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। तो इसीलिए जॉब छोड़कर मैंने ये बीड़ा उठाया कि सभी को जैविक उत्पादों को उपलब्ध कराऊंगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण में अपना योगदान दूंगी। तो आजकल मैं देखती हूँ कि हर जगह पर किसान हैं या जो भी लोग खेती कर रहे हैं, वो अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, अनेक प्रकार के जो हानिकारक तत्व हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। जिससे क्या होता है, जो ग्राहक है वो खरीदता है और उसका उपयोग करता है तो उसके स्वास्थ्य को हानि होती है। उसके स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि घर में रहने वाले हर सदस्य को अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। परंतु ये सब देखकर मन को बहुत दुख पहुंचता है। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि जो किसान हैं उनको जैविक तरीके से अपनी फसलों को पैदा करना चाहिए। जो हमारे मोदी जी की मोदी जी का एक पहल है, मोदी जी ने एक पहल करी है कि वो जैविक उत्पादों को आगे बढ़ाएं। आज निर्जा अपने जैविक उत्पाद को बनाने में और भी महिलाओं को शामिल कर रही है, जिससे महिलाएं अपने आत्मनिर्भरता के दायरे को बढ़ाएं और परिवार के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं। देखिए, हर किसी के जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। मैं एक शिक्षिका थी, तब भी उद्देश्य यही था कि मैं बच्चों को शिक्षित करके अपनी जो मैंने शिक्षा ली है उसका प्रयोग कर सकूं। परंतु मन में एक इच्छा जागृत हुई कि कुछ और ऐसा करूं जिससे मन को शांति, मन को तृप्ति मिले और ये जो हमारा समाज है ये स्वस्थ रह सके। तो इसी इच्छा के चलते मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और समाज के लिए, समाज को एक स्वस्थ दिशा दिखाने के लिए जैविक उत्पादों की ओर मैं बढ़ी। तो यहाँ जब मैं जैविक उत्पादों की बात करती हूँ तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ मैं जैविक उत्पाद यानी कि जैविक उत्पाद में एक है गुड़ को मैं बनवा रही हूँ
और ये गुड़ कैसे बन रहा है? जैविक गन्ने के द्वारा। तो जैविक गन्ना मैं कहाँ से ले रही हूँ? तो यहाँ आज मैं केवल महिलाओं की बात कर रही हूँ। यहाँ देखिए मेरे साथ महिलाएं हैं। मैं यहाँ केवल महिलाओं की बात कर रही हूँ कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती। खेती से लेकर यानी कि ज़मीन से लेकर आकाश तक वो कहाँ कहाँ जा रही हैं, तो उनको किसी भी हालत में कम नहीं समझना चाहिए। और मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि यहाँ जो अनीता सैनी जी हैं, ममतेश सैनी जी हैं और जूली सैनी जी हैं, इनका फार्म है और ये जैविक गन्ना वहाँ पर कर रही हैं और हम सभी लोग मिलकर उस जैविक गन्ने को करते हैं। लघु और कुटीर उद्योग आज महिलाओं के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म है। महिलाएं मशरूम उत्पादन, अचार, मुरब्बा और जैविक उत्पाद बनाकर जहां खुद को सशक्त बना रही है, वहीं समाज को भी 2 कदम आगे ले जा रही है। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के प्रगतिशील किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। गांव किसान कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।